नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है प्रमुख आधुनिक भारतीय सिद्धांतकार 2। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, तेजस्विनी निरंजना और हरीश त्रिवेदी के अनुवाद सिद्धांत। और इस प्रक्रिया में हम इनके प्रमुख सिद्धांतों और मतों का विश्लेषण करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के संदर्भ में बात करते हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक प्रमुख अनुवादक, अनुवादविद और रचनाकार हैं। उन्होंने भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से विचार किया है। भारतीय साहित्य के संदर्भ में विशेषतः महाश्वेता देवी के साहित्यिक अनुवाद और उनके आलोचनात्मक विश्लेषण के कारण ये चर्चा के केंद्र में रही। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य अनुवाद के संदर्भ में उन्होंने किया है, वो जाक डेरिडा के रचना कर्म, उनकी प्रसिद्ध रचना का ऑफ ग्रामेटोलॉजी नामक शीर्षक से अनुवाद किया है, जिसका सीधा संबंध रिकंस्ट्रक्शन से है, डिकंस्ट्रक्शनिज्म से है, विखंडनवाद से है और उत्तर आधुनिकता की यानी पोस्ट मॉडर्निज्म की बहुत बड़ी स्थापना है। तो फ्रेंच से उन्होंने ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। इसी तरह उन्होंने गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने महाश्वेता देवी की कृतियों का अनुवाद किया, खासतौर से उनकी रचना स्तनदायिनी का अंग्रेजी अनुवाद किया रेस्ट गिवर के नाम से। उनकी प्रमुख आलोचनात्मक और विस्तृत रूप से चर्चापरक जो निबंधात्मक रचनाएं हैं वे हैं पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, कैन सबाल्टर्न स्पीक, ट्रांसलेशन एज कल्चर। इसके अलावा इन्होंने डेथ ऑफ ए डिसिप्लिन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें तुलनात्मक साहित्य के अंत की घोषणा की गई। तो इस दृष्टि से अनुवाद के संदर्भ में व्यापक स्तर पर इन्होंने कार्य किया है और आधुनिक भारतीय अनुवाद सिद्धांतकारों में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो संक्षेप में हम चर्चा शुरू करते हैं। स्पिवाक के निबंध ट्रांसलेशन एज कल्चर के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे अनुवाद एक नई अवधारणा के रूप में सामने आती है। ट्रांसलेशन एज ए न्यू कॉन्सेप्ट, ट्रांसलेशन एज कल्चर, किस रूप में एक कल्चर बनता है। उन्होंने विस्तार से बताया कि उस निबंध में कि इसकी जो मूल स्थापना है या जो इसकी उत्पत्ति का विश्लेषण किया जाता है, इसकी जो जेनोलॉजी बताई जाती है, उसकी व्याख्या में ही गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि ये जिस लैटिन शब्द ट्रांसलेशन की व्याख्या के अनुसार स्पष्ट किया जाता है वो वास्तव में है ही नहीं। क्या है वो? फिर वो बताती है कि ट्रांसलेशन असल में ट्रांसफेर का पास्ट पार्टिसिपल है, ट्रांसफेर का पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये एक कृत कार्य है। The work is already done. It is a done deal. और इस व्याख्या के अनुसार अनुवाद के संदर्भ में पूरी सोच ही बदल गई। कटिंग अक्रॉस द रिवर की जो अवधारणा थी, या पुल के पार ले जाना, या टू कैरी अक्रॉस, इस सब व्याख्याओं से अलग स्पिवाक ने एक अलग व्याख्या प्रस्तुत की। और वो व्याख्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने अनुवाद के बारे में सोच ही बदल दी। कि बताया कि असल में अनुवादक पूरी छूट ले लेता है, चाहे उसे कहा जाता है या स्वतः वो छूट लेता है। ये कृत कार्यवाही है, ये कार्य होने से पहले ही उसका परिणाम क्या होगा इसका अनुमान कर लिया जा सकता है। इट इज प्रिडिक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। ये पूरी तरह से सुनियोजित कार्यवाही के रूप में इसे समझा जाता है। इसी दृष्टि से इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। अब जब सुनियोजित कार्यवाही है, इट इज ए डन डील, अनुवादक को पहले से पता है कि किस तरह का अनुवाद करना है,
कैसी पाठ रचना प्रस्तुत करनी, कैसा टारगेट लैंग्वेज बनेगा। तो इस संदर्भ में विचार करने का कोई बहुत औचित्य नहीं रह जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बदी बधाई लेख पर चलने वाली बात नहीं है अनुवाद की गतिविधि। अनुवादक को पूरी छूट है, वो रूट ही डाइवर्ट कर सकता है, वो पूरे दिशा बदल सकता है, अवधारणा के साथ साथ अनुवाद की दिशा भी बदले। तो इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अब इनका जो दूसरा चर्चित निबंध है पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसके माध्यम से वे बताती हैं कि अनुवाद में राजनीति होती है, होती रहती है, होती रहेगी, और किस तरह से फेमिनिस्ट राइटिंग के पर्सपेक्टिव में अगर कोई फीमेल ट्रांसलेटर हो तो कैसा अनुवाद होगा, कोई मेल ट्रांसलेशन करने वाला हो तो मेल ट्रांसलेटर की क्या भूमिका होगी और अनुवाद की परिणति क्या होगी, प्रोडक्ट ही बदल जाएगा। और इस संदर्भ में उन्होंने स्वतः जो स्तनदायिनी का अनुवाद किया था, श्वेता देवी की कहानी स्तनदायिनी का, उसका हवाला दिया। पहले उसका अनुवाद वेट नर्स के नाम से किया गया, लेकिन स्तनदायिनी का जो मूल सरोकार है, जो एसर्शन ऑफ मीनिंग है, उसमें मूल भावना के साथ जो स्त्री विमर्श की अभिव्यक्ति जुड़ी हुई है, तो ब्रेस्ट गिवर नाम से जब उन्होंने अनुवाद किया तो महाश्वेता देवी की जो मुखर छवि है वो प्रस्तुत होती है और स्त्री की वहाँ महत्वपूर्ण छवि निर्मित होती है। अब अनुवाद करते समय उन्होंने कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। क्या पहले RAT क्या है, राइट कह सकते हैं, लेकिन इसका एलेबोरेशन है, इसका विस्तृत रूप है रीडिंग एज ट्रांसलेशन। कभी कभी जब हम क्लोज स्टडी करते हैं, बहुत गहन पाठ किसी रचना करते हैं, तो वो रीडिंग एज ट्रांसलेशन, जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने संबोध्य पाठक वर्ग तक उसको कैसे व्यक्त करना चाहते हैं, अगर हम ले जाएंगे तो किस तरह से टारगेट ऑडियंस तक ले जाएंगे। और इस प्रक्रिया में गहन पाठ करते हैं, क्लोज रीडिंग करते हैं, ऐसे क्लोज रीडिंग करते हैं जैसे ट्रांसलेशन के दौरान, क्योंकि ट्रांसलेटर जो है क्लोजेस्ट रीडर भी होता है, हो सकता है। अगर क्लोजेस्ट रीडर नहीं है तो उसने अच्छा अनुवाद किया ही नहीं होगा। और दूसरी शब्दावली जो इनकी है फिर TAR, टार, यानी ट्रांसलेशन एज रीडिंग। और कभी कभी पहले रीडिंग एज ट्रांसलेशन, हम इतनी क्लोज रीडिंग करते हैं कि अनुवाद के निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, अनुवाद करने लगते हैं, अनुवाद की भूमिका निभाने लगते हैं, अनुवादक हमारा उसमें मुखर हो जाता है, ऐसा गहन पाठन। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन एज रीडिंग, ट्रांसलेशन ऐसे किया जाता है जो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और पढ़ के जैसे आप समझते हैं, किसी पाठ का जो अर्थ आप निकालना चाहते हैं उसी तरह से आप अर्थ निकाल के और अनुवाद कर दीजिए, तो ये अच्छा अनुवाद हो जाता है, मान लिया जाए। अब हम चर्चा करते हैं कि एक अन्य प्रमुख बिंदु की, जैसे मैंने उल्लेख किया, स्तनदायिनी के अनुवाद। स्तनदायिनी के अनुवाद की प्रक्रिया में इन्होंने पूरी तरह से अपनी भूमिका कम निभाई, जो मूल रचनाकार है उसकी मुखरता को पूरी तरह से स्पष्ट करने की कोशिश की, और इस कार्यवाही में वे सफल भी हुई। बहुत ही उपयोगी कार्य इस दृष्टि से कहा जा सकता है। और अनुवाद और साहित्य के संदर्भ में, ट्रांसलेशन एंड कंपैरेटिव लिटरेचर के संदर्भ में इनकी जो विस्तृत व्याख्या है वो बहुत मूल्यवान है, उसको समझने की जरूरत है। जब ये कहती है डेथ ऑफ द डिसिप्लिन, एक विषय का अंत, तो वो विषय कौन सा है? वो कंपैरेटिव लिटरेचर है, तुलनात्मक साहित्य। ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुलनात्मक साहित्य का अनुवाद के साथ बहुत गहरा नाता रहा। विगत 2-3 दशकों से पहले अनुवाद को तुलनात्मक साहित्य से कम महत्व दिया जाता था, तुलनात्मक साहित्य के एक हिस्से के रूप में अनुवाद पढ़ाया जाता था। अनुवाद दिन के उदय के साथ साथ तुलनात्मक साहित्य की भूमिका सिमटती चली और उसमें पेरिफेरी और सेंटर की स्थिति का बदलाव हुआ। कभी ये एक आनुषंगिक अंग होता था, एक छोटा सा हिस्सा होता था तुलनात्मक साहित्य का,
अब तुलनात्मक साहित्य इसकी परिधि में आ गया और अनुवाद अध्ययन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो डेथ ऑफ ए डिसिप्लिन इसी विचार को व्यक्त करने की बात है। और महत्वपूर्ण ये है कि तुलनात्मक साहित्य की विशेषज्ञ रही है तेजस्विनी निरंजना, क्षमा करें, ये गायत्री चक्रवर्ती विशेषज्ञ तुलनात्मक साहित्य की अध्येता रही हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। और उनके द्वारा जब ये घोषणा की जाती है कि विषय के रूप में इसका अंत हो गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि असल में तुलनात्मक साहित्य का भविष्य सचमुच संकट में है। लेकिन जब ये कहती है तो इसका मतलब ये है कि पहले तुलनात्मक साहित्य को सभी विषयों के साथ जोड़ करके देखा जाता था, उसकी व्यापक उपस्थिति थी। अब वो उपस्थिति कम हुई। तुलनात्मक साहित्य के लिए एक चेतावनी है कि अगर विषय के रूप में उसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तो और आगे बढ़ें। अब संक्षेप में हमने गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के अनुवाद संबंधी विचारों और उनके सिद्धांतों की चर्चा की। अब मैं चर्चा करूंगा तेजस्विनी निरंजना के अनुवाद संबंधी। तेजस्विनी निरंजना ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक साइटिंग ट्रांसलेशन में अनुवाद को नए ढंग से व्याख्यायित समझ और स्थापित करने की कोशिश की। इस पूरी प्रक्रिया में साइटिंग का मतलब स्पेसिंग, पोजिशनिंग ट्रांसलेशन। जैसे साइट विजिट करने हम जाते हैं ना, तो मौके का मुआयना करने के लिए, तो ट्रांसलेशन की साइट क्या है, कहाँ लोकेट है, व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ ट्रांसलेशन इन द स्टडीज ऑफ मॉडर्न टाइम। तब उन्होंने इसकी भूमिका, इसकी रूपरेखा बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की। बहुत रोचक और संदर्भवान और उपयोगी पुस्तक है साइटिंग ट्रांसलेशन। इसको पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि साइटिंग ट्रांसलेशन ने अनुवाद विमर्श को एक नया, यद्यपि ट्रांसलेशन स्टडीज के बारे में विस्तार से बताती हुई पुस्तक है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार असल में औपनिवेशिक अनुवाद के संदर्भ में होता है, कॉलोनियल ट्रांसलेशन के संदर्भ में। अब हम यहाँ बताने की कोशिश करें कि ये कॉलोनियल ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर की क्या भूमिका थी और कॉलोनी की क्या भूमिका थी, कॉलोनाइजर की क्या भूमिका थी। यानी अनुवादक, उपनिवेश और के शासक, इन तीनों की क्या स्थितियां थी, कैसे कार्यवाही हुई। जैसा हम जानते हैं कि 1978 में एडवर्ड सईद के द ओरिएंटलिज्म के प्रकाशन के साथ साथ ये अवधारणा पूरी तरह से बदल गई कि ओरिएंटलिज्म बहुत भारत की तहसील और भारत विद्या अध्ययन का प्रमुख तत्व था। तब हमने इंडियन स्टडीज को या स्टडीज ऑफ इंडिया या इंडिया स्टडीज, भारत विद्या अध्ययन को ओरिएंटलिज्म से पृथक मानने की कोशिश की। और हमने ये बता दिया कि नहीं, वो जब हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं तो ये प्राच्य विद्या वस्तुतः एक औपनिवेशिक मानसिकता का द्योतक शब्द है, और इसमें हम प्राच्य जो है ये गुलाम है, हम उपनिवेश हैं, और उपनिवेशक जो है वो कॉलोनाइजर, हमारे जो शासक हैं, उन्होंने हर कार्यवाही को अपने शासन की सुविधा के कारण स्थापित किया। तेजस्विनी निरंजना ने ओरिएंटलिज्म के हवाले से ये संदर्भ लेके और विस्तार से बताने की कोशिश की कि कैसे ओरिएंटलिस्ट जो थे वो कहने को तो ओरिएंटलिस्ट थे, लेकिन वास्तव में वो भारत के तहसील में थे, भारत के विरोधी थे। यद्यपि इस बात को लेकर विवाद हो सकता है कि उनकी भूमिका क्या थी। जैसे विलियम जोन्स की भूमिका, ये क्या मैकाले की ही तरह विलियम जोन्स की भूमिका देखी जा सकती है। इस पूरे प्रसंग में विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य तेजस्विनी, अभी फिलहाल तेजस्विनी निरंजना के विचारों को व्यक्त करना। इसलिए जब वे कहती हैं कि उनकी तीन दृष्टियां थी, पहली दृष्टि थी अनुवाद कार्य के लिए, उनके तीन मोटिव्स थे। क्या थे? पहला मोटिव था कि जो राजनीतिक कार्यवाही है, यानी प्रशासनिक सफलता के लिए जब हम अनुवाद करेंगे तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं,
जो स्थानीय लोग हैं, देशज लोग हैं, जिनकी भाषा में अनुवाद होगा या जिनकी भाषा से अनुवाद होगा, तब प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी। तो पहला उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक था। दूसरा उद्देश्य धार्मिक था कि क्रिश्चियन मिशनरी का प्रचार प्रसार करना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ईसाई बनाना, धर्म परिवर्तन उसका रिलीजियस मोटिव था। पहला मोटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा रिलीजियस, और तीसरा जो था कि सचमुच हमारी भाषा में हमको समझना और हमारे साहित्य का अपनी भाषा में अनुवाद। तो जो तीसरा मोटिव था उसी को उन्होंने समझाने की कोशिश की और वही मुखरता से सामने आया। जो तीसरा लक्ष्य था, किसी भी अपराध की, किसी भी कार्रवाई के कुछ मोटिव होते हैं, तो ये मोटिव इस रूप में तेजस्विनी निरंजना ने व्याख्यायित करने की कोशिश की और बहुत विस्तार से तो उन्होंने बताया। अब इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से आती है? अगर तेजस्विनी निरंजना के एक अन्य निबंध ट्रांसलेशन, कॉलोनाइजेशन एंड रोल ऑफ इंग्लिश, इसको देखें, ट्रांसलेशन, कॉलोनाइजेशन एंड राइज ऑफ इंग्लिश, इसकी चर्चा अगर करें इस निबंध की साइटिंग ट्रांसलेशन के साथ मिला करके, तो इसकी जो पूर्व स्थापना है दोनों में एक समान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे जैसे औपनिवेशीकरण हो रहा था, कॉलोनाइजेशन हो रहा था, वैसे वैसे अंग्रेजी का भी उभार होता चला गया, असरसर होता, इमरजेंस होता चला, और इस पूरी प्रक्रिया में अनुवाद को हथियार बनाया गया। तो उस पीरियड में क्या हुआ? ट्रांसलेशन वाज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कॉलोनाइजेशन। इस कार्यवाही के कारण ये गतिविधियां जारी रही। लेकिन यही सीमित नहीं है तेजस्विनी निरंजना का विवेचन। इसके साथ साथ में बताती है कि कैसे जाक डेरिडा और वाल्टर बेंजामिन के विचारों में तालमेल होता है, कैसे जो वाल्टर बेंजामिन के आफ्टर लाइफ संबंधी विचार हैं तो जाक डेरिडा से कैसे मिलते हैं, कैसे फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का विश्लेषण होता है, और कैसे ये जो समय का अंतराल है 1823 से लेकर के 1923 से लेकर के और 1980-90 तक का दशक, जो 50 साल का 70 साल का जो अंतराल है, वो किस रूप में बदलता है, बढ़ता है, ये अत्यंत रोचक विवेचन का विषय है, विश्लेषण का विषय है। और साइटिंग ट्रांसलेशन इस दृष्टि से प्रख्यात रचना है जिसका विवेचन विश्लेषण करना आवश्यक है। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे अनुवाद चिंतक हरीश त्रिवेदी। हरीश त्रिवेदी मूलतः और प्रथमतः पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है, उत्तर औपनिवेशिक विमर्शकार हैं और उत्तर औपनिवेशिक विमर्श के आलोक में अनुवाद को समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की। हरीश त्रिवेदी अपने बहुचर्चित निबंध ट्रांसलेटिंग कल्चर वर्सेस कल्चरल ट्रांसलेशन, एक निबंध किसको विश्व स्तरीय चिंतक बना देता है, बना सकता है, ये इसका अप्रतिम उदाहरण है। इसके विवेचन विश्लेषण के बिना बात अधूरी है। लेकिन उसके पहले मैं उनकी पुस्तक, उनके संपादन में प्रकाशित पुस्तक, हरीश त्रिवेदी और सुजन वैष्णव ने संयुक्त रूप से जो पुस्तक संपादित की, उसकी चर्चा मैं करूंगा, और उसका शीर्षक है पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन थियरी एंड प्रैक्टिस। इसमें वे विस्तार से बताते हैं कि कैसे, संदर्भ वही तेजस्विनी निरंजना और एडवर्ड सही, कि कैसे कॉलोनियल ट्रांसलेशन, वे लोग तो उसकी भूमिका में यहाँ तक कहते हैं दैट हैज बीन कॉलोनियल ट्रांसलेशन हैज बीन ए शेमफुल ट्रांसलेशन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। यानी औपनिवेशिक काल में जो भी अनुवाद हुए वो अनुवाद के इतिहास का एक बदनुमा दाग है, काला धब्बा। क्यों यहाँ तक कहते हैं वे? क्योंकि ये बलपूर्वक जो अनुवाद कार्य कराए गए या एक सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में अनुवाद कार्य हुआ, उसका आधार और जो कार्य है वो
केवल और केवल राजनीति से प्रेरित था, प्रशासनिक सुगमता के कारण राजनीति को सुगमता से चलाए रखने की दिशा में प्रयत्न के तौर पर और धर्मांतरण तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से, तथा अंत में नेटिव स्पीकर्स को समझने की कोशिश थी। वहां भी लक्ष्य यही था कि हम यही करेंगे कि इनकी भाषा के जो तत्व हैं इनको हम दूसरी दिशा में ले जाएंगे, हम अपनी ओर मोड़ेंगे, इनको अपने ढंग से हम समझने के लिए कहेंगे। उस भूमिका में विस्तार से हरीश त्रिवेदी और सुजन वेस्टलैंड बताते हैं कि कैसे भारत का मध्यकाल अनुवाद ना होकर के अनुसृजन बल्कि एक नई रचना बनकर के सामने आता है। इसमें तुलसी का रामचरितमानस इसका योग्यतम उदाहरण है, अप्रतिम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण भी देते हैं मधुशाला के अनुवाद। ये अनुसृजन है, ये पुनर्रचना है, एक नई स्थापना के रूप में इसको समझने की जरूरत है। ये किसी भी स्तर पर अनुवाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मौलिकता इतनी ज्यादा है कि अनुवाद कर्म वहाँ बहुत शिथिल हो गया है, संकुचित हो गया है, और किसी भी मौलिक कृति से श्रेष्ठतर ये कृति बन जाती है। इस दृष्टि से इसको देखने समझने की जरूरत है। अब चर्चा करते हैं उनके बहुचर्चित निबंध ट्रांसलेटिंग कल्चर और कल्चरल ट्रांसलेशन। जब वे ट्रांसलेटिंग कल्चर और कल्चरल ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इनके बीच क्या विवाद के विषय हैं, क्या दोनों एक हैं, क्या दोनों की स्थितियां एक हैं, इनकी भिन्नताएं कितनी हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे ये अलग होते हैं, क्या सरोकार है, इसको समझने की जरूरत है। व्यापक रूप से अनुवाद की पृष्ठभूमि के संदर्भ में वे बताते हुए कहते हैं कि कैसे सोवियत रूस में जब एक तूफान आया, एक लहर अनुवाद का आ गया सोवियत क्रांति के बाद, और कैसे जो है दुनिया भर के देशों में ये रसन फीवर के कारण अनुवाद व्यापक तौर से उभरा। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये नहीं है कि अनुवाद कैसे हुआ, अभी महत्वपूर्ण ये है कि विगत 2-3 दशकों से अनुवाद की पुस्तकों का कैसे भंडारण हो गया, अनुवाद चर्चा के केंद्र में कैसे आया, कैसे 1980 के दशक में अनुवाद की नई पुस्तकें आई और इंसाइक्लोपीडिया प्रकाशित हुए, उसके संदर्भ में नए ढंग से विचार होने लगे, कैसे अनुवादक की दृश्यता पर चर्चा होने लगी, कैसे वे घोषणा करते हैं कि कैटफर्ड लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन के अंतिम महत्वपूर्ण चिंतक और विचारक रहे हैं। इन सब पर विस्तार से विवेचन करते हुए वे बताते हैं कि वास्तव में ये स्वर्ण काल है अनुवादक और अनुवाद अध्ययन के लिए, ये एक स्वर्ण काल कहा जा सकता है। अत्यंत प्रफुल्लित मुद्रा में अनुवाद एक विषय के रूप में पुष्पित पल्लवित हो रहा है, और इसके उभार के लिए जो जरूरी है वो ये है कि कैसे चीजें संगठित हो, कैसे चीजें व्यवस्थित हो, कैसे चीजें सामने आए, इसको समझने की जरूरत है। हम देखते हैं कि अनुवाद किस रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे कार्रवाई करता है, कैसे इसकी गतिविधियां चलती हैं, अनुवादक की प्रकृति क्या है और अनुवादक के सरोकार क्या है, इसको भी समझने की, जानने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि क्या अनुवाद मुख्यतः और जो है गौड़तः किसी ऐसी गतिविधि के रूप में जुड़ता है जिसका सीधा सरोकार उससे है या नहीं। ट्रांसलेशन कल्चर का कैसे किया जाए, ट्रांसलेटिंग कल्चर और ट्रांसलेटिंग कल्चरल ट्रांसलेशन किस रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, इसको समझने की जरूरत है। जब ट्रांसलेटिंग कल्चर की बात करते हैं वे, तो उनका सीधा सरोकार ये होता है कि संस्कृति के शब्दों का अनुवाद कैसे किया जाए। पहले ये सोचा जाता था, अब एंड्रे लेफेर ने पूरी अवधारणा ही बदल दी कि एक यूनिट ऑफ ट्रांसलेशन हो गया है, कल्चर को मान लिया गया है कि गतिविधि हो गई है, अनुवाद की इकाई जो है वो संस्कृति है और संस्कृति का ही अनुवाद किया जाना चाहिए। अब जब सांस्कृतिक अनुवाद की बात करते हैं तो वे बताते हैं कि नहीं, इसकी जो व्याख्या
नए लोगों ने नए ढंग से करने की कोशिश की। और इसी संदर्भ में वे एक अन्य महत्वपूर्ण दिशा में बढ़ते हैं, वो है कि होमी भाभा जो अनुवाद सिद्धांतकार और चिंतक हैं, उनके साथ एक तरह का विमर्श कह सकते हैं कि उनकी पुस्तक लोकेशन ऑफ कल्चर का विश्लेषण है और उनकी जो परिभाषा है कल्चरल ट्रांसलेशन, उसका प्रतिवाद है। कल्चरल ट्रांसलेशन को किस रूप में कहते हैं? जैसे होमी भाभा ने बताने की कोशिश की कि कैसे अनुवाद जो है एक सांस्कृतिक कर्म बन गया। उन्होंने रश्दी के हवाले से कहा, रश्दी ने कहा कि आई एम ए ट्रांसलेटेड मैन। क्योंकि उनका जन्म बाहर, उनकी कृतियां जो है भारतीय संदर्भ और वहाँ के संदर्भों से जुड़ी हुई है, तो इसलिए अनुदित व्यक्तित्व का जो उदाहरण दिया, इस दृष्टि से समझने की जरूरत है। पर क्या अनुवाद का उन्होंने घोर अपवाद बताते हुए इसकी आपत्ति की और भर्त्सना की कि ट्रांसलेशन कैन नॉट बी यूज सो लूजली, ये लूज सेंस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक अवधारणात्मक शब्द है और ये अभी भी एक ज्ञात तथ्य है कि ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद दो भाषाओं के बीच में किया जाने वाला काम है। कितनी छूट अनुवादक लेता है या अनुवादिका लेती है, ये एक अलग चर्चा का विषय होगा। ये भी सही है कि संस्कृत का अनुवाद होता है और ये भी सही है कि जो है ट्रांसलेशनल और ट्रांसनेशनल की बात होती है, यानी अनुवाद प्रांत और अंतर जो है राष्ट्र परांत, पराराष्ट्र और परा अनुवाद, ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। इसको इस संदर्भ में भी विचार करने की जरूरत है। क्या परा अनुवाद पराराष्ट्र एक साथ जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता है। इस संदर्भ में भी सोचने समझने की व्याख्या करने की आवश्यकता है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि नहीं, ये जो है अनुवाद को कोई यह नहीं कह सकता कि मैं ऐसे अनुवाद कर देता हूँ, कर देती हूँ। जैसे उन्होंने झुम्पा लाहिरी का उदाहरण दिया। झुम्पा लाहिरी कहती है कि आई सर्वाइव बिकॉज आई ट्रांसलेट इंडिया। मेरा अस्तित्व इस कारण से है क्योंकि मैं भारत का अनुवाद करती हूँ। तो क्या व्यक्ति इस तरह की स्थिति को अभिव्यक्त कर सकता है? भारत की जब वो रचना करती हैं तो भारत के सरोकारों को उसमें प्रस्तुत करती है, उनकी रचना में ये उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भारत की जो मूल संस्कृति, मूल भावना है, वही उनकी रचना में सामने आती है। ये कहना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। इस दृष्टि से वे व्याख्या करते हैं और स्पष्ट बहुत रोचक लेख के रूप में बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये होमी भाभा की ये स्थापनाएं स्वागत योग्य नहीं है, इसके साथ सरोकार नहीं स्थापित किया जा सकता है और ये अलग अलग इकाई है। इस संदर्भ में विस्तार से बताने की आवश्यकता यहाँ नहीं है और समय भी सीमित है, तो इसलिए संक्षेप में अभी हमने जिन तीन प्रमुख सिद्धांतकारों के प्रमुख मतों और विचारों को प्रस्तुत किया, वे हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, तेजस्विनी निरंजना और हरीश त्रिवेदी। तो आज की चर्चा का विषय था प्रमुख आधुनिक भारतीय सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, तेजस्विनी निरंजना और हरीश त्रिवेदी। आशा है ये चर्चा उपयुक्त रही होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।